नमस्कार एंड वेलकम टू प्लेनेट 4। झुक गया यूएनएससी, जीत गया भारत। रूस भी आया भारत के साथ, अब हूतियों की खैर नहीं। युद्ध की तैयारी के लिए भारत के समर्थन में आए 13 देश। जल्द ही मिडिल ईस्ट के सारे समुद्र उगलने लगेंगे बारूद का गोला। मैदान में उतर चुके हैं भारत के 5 खूंखार युद्धपोत। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत समेत उन सभी देशों की जीत हुई है जो हूतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। अब तक यूएनएससी सिर्फ और सिर्फ इजरायल को गाली दे रहा था, लेकिन हूतियों के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला। सिक्योरिटी काउंसिल ने हाल ही में यमन के हूतियों को सख्त संदेश दिया। इसमें रूस ने भी हूतियों को चेतावनी दी है। यूएनएससी की चेतावनी को दुनिया हल्के में कभी नहीं लेती, क्योंकि चेतावनी देने के बाद यूएनएससी ने इराक को बर्बाद कर दिया था, जिसके दर्द से आज भी वहां के लोग कराह रहे हैं। भारत समेत कई देशों के कमर्शियल जहाजों पर हमला होने के बाद यूएनएससी ने कहा कि रेड सी और गल्फ ऑफ अदन में जो शिपिंग पर हमले हो रहे हैं वो बंद करें, क्योंकि ये सब गलत है और इससे पूरे इलाके में स्थिरता, नाविकों की आज़ादी और दुनिया भर के खाने की सप्लाई पर असर पड़ता है। अगर हूती यूएनएससी की बात नहीं मानते हैं तो उनका हाल इराक से भी बुरा होगा। इसके अलावा यूएनएससी ने हूतियों से एक जापानी कार्गो जहाज गैलेक्सी लीडर को भी छोड़ने को कहा, जिसे उन्होंने 19 नवंबर को पकड़ लिया था। यह जहाज इजरायल की एक कंपनी से जुड़ा हुआ था। कुछ देशों ने तो सीधे कहा कि काउंसिल को इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए। अमेरिका का तो यह भी कहना है कि यह मामला कंट्रोल से बाहर जा रहा है। अमेरिका के प्रतिनिधि क्रिस लू ने कहा कि इन हमलों से समुद्री सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग और व्यापार को बड़ा खतरा है और यमन में जंग की वजह से पहले से ही खराब हालत में फंसे लोगों को और मुश्किलों में डाल रहे हैं। हूती जो यमन के काफी हिस्से पर राज करते हैं, उन्होंने 19 नवंबर से अब तक 20 से ज्यादा जहाजों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए हैं। वो कहते हैं कि फिलिस्तीनियों के समर्थन में और इजरायल से जुड़े जहाजों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन असल में बहुत सारे जहाज इजरायल से कोई संबंध नहीं रखते और न ही इजरायल के लिए जा रहे थे। इससे कई बड़ी शिपिंग कंपनियों ने रेड सी के रास्ते अपना परिचालन रोक दिया। इसी कारण अब हथियार लेकर यूएनएससी मौके पर पहुंच गया है। अमेरिकी युद्धपोतों ने तो हूतियों द्वारा दागे गए हथियारों को मार गिराया और हूतियों की स्पीड बोट्स को भी डुबा दिया, जिसमें 10 हूती मारे गए थे। सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग से ठीक पहले अमेरिका समेत 13 देशों ने एक साथ बयान दिया कि अगर हूती ये हमला जारी रखते हैं तो इसके परिणाम उन्हें ही भुगतने पड़ेंगे। मीटिंग में अमेरिका, ब्रिटेन और इजरायल के प्रतिनिधियों ने ईरान पर भी हूतियों के हमलों को समर्थन देने का आरोप लगाया, जिसे ईरान ने इनकार कर दिया। अमेरिका के प्रतिनिधि ने तो ये तक कह दिया कि बिना ईरान की मदद के हूती इतने कारगर तरीके से जहाज़ों को ट्रैक और हमला नहीं कर सकते। लेकिन मीटिंग में असली बवाल तो रूस ने मचा दिया। रूस के यूएन राजदूत वसीली नबेजिया ने भी हूती नेताओं से कहा कि वो कमर्शियल जहाज़ों और उनके क्रू के लिए खतरा बनने वाली किसी भी कार्यवाही को कम करें। लेकिन रूस ने अमेरिका पर आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि मुद्दे की जड़ ये है कि ये इजरायल और गाजा में हमास के बीच के संघर्ष का विस्तार है, और उसने युद्ध विराम के लिए अमेरिका द्वारा प्रस्ताव को रोकने की भी आलोचना की। आखिर क्यों यूएनएससी की चेतावनी को बेहद सख्त माना जा रहा है? दोस्तों, जब इराक पर सद्दाम हुसैन का राज था, तब दुनिया भर के देशों के बीच तनाव काफी बढ़ चुका था। यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने इराक पर कई बार आरोप लगाए कि वहां पर खतरनाक हथियारों का जखीरा है, खासकर वो मास डिस्ट्रक्शन वाले हथियार। इराक पर लगातार इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ता गया और अमेरिका ने तो खुलेआम सद्दाम हुसैन को चेतावनी दी कि वो अपने विकास कार्यक्रम को बंद कर दे। लेकिन सद्दाम ने यह दावा किया कि उनके पास कोई हथियार नहीं है और यह सब झूठ है। जब बात नहीं बनी तो 2003 में अमेरिका ने यूके और कुछ दूसरे सहयोगी देशों के साथ मिलकर इराक पर हमला कर दिया। इसे इराक वॉर कहा जाता है। युद्ध ने पूरे इराक को तहस नहस कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया, लाखों लोग मारे गए और सद्दाम हुसैन को आखिरकार पकड़ लिया गया। बाद में उन्हें फांसी भी दे दी गई। कुछ ऐसा ही अंजाम यमन के हूतियों के साथ भी हो सकता है। अगर वे जहाज़ों पर हमला नहीं रोकते हैं तो पूरे यमन को बर्बाद होना पड़ेगा। इसका खामियाजा यमन के आम नागरिक भुगतेंगे। यह युद्ध कई सालों तक चला और इसने इराक को अंदर ही अंदर खोखला कर दिया। अब तक इराक उसके असर से उभर नहीं पाया है। वहां के लोगों की जिंदगी काफी मुश्किल हो चुकी है। इससे सीखने को यह मिलता है कि राजनीतिक खेल और ताकत की लड़ाई में आम लोगों की जान और उनकी खुशियां किस तरह से दांव पर लग जाती है, जिनका वास्तव में कोई कसूर नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे कि इराक पर अमेरिका द्वारा भीषण हमले के बाद वहां क्या हुआ था। इराक वॉर के बाद वहां के हालात तो जैसे पूरी तरह पलट गए।
सबसे बड़ा बदलाव तो ये हुआ कि सद्दाम हुसैन की सरकार का खात्मा हो गया। वो जो 30 साल से तख्त पर बैठे थे, उनकी सत्ता का अंत हो गया। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने इराक में अपनी सेना भेज दी और काफी वक्त तक वहां उत्पात मचाते रहे। उन्होंने एक नई सरकार की स्थापना की जो लोकतंत्र पर आधारित थी, पर वो भी स्थिर नहीं रही। फिर इराक में खूब उथल पुथल मची। अलग अलग गुट और आतंकवादी संगठन मजबूत होने लगे। ऐसा लगा जैसे पूरा देश अनिश्चितता के दौर में चला जा चुका है। और तो और अर्थव्यवस्था की हालत भी बहुत खराब हो गई। तेल की आमदनी जो इराक की मुख्य कमाई का जरिया था, उस पर भी बुरा असर पड़ा। बाजार, स्कूल, अस्पताल सब बर्बादी का शिकार हो गए। लोगों की जिंदगी में असुरक्षा और डर घर कर गया। बहुत से लोगों ने तो अपने घर बार छोड़ दिए और शरणार्थी बन गए। इराक वॉर ने वहां के लोगों की जिंदगी को बहुत गहराई से छुआ है और आज भी उसके निशान वहां के लोगों की जिंदगी में दिखाई देते हैं। युद्ध के बाद बना खालीपन और अस्थिरता ये बताता है कि युद्ध कितना विध्वंसक होता है, चाहे वो किसी भी वजह से क्यों ना हुआ हो। ईरान और यमन को ये बात समझनी चाहिए कि अगर उस पर हमला हुआ तो उसके हालात भी इराक से बदतर हो जाएंगे। आपके मन में फिर यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर सद्दाम हुसैन की गलती क्या थी। तो देखिए, सद्दाम हुसैन इराक का तानाशाह कोई मामूली आदमी नहीं था। उसके जमाने में इराक में बहुत कुछ गड़बड़ चल रही थी। पहली बात तो यह कि वो अपने दुश्मनों के साथ कोई रहम नहीं करता था। उसने अपने कई विरोधियों को तो बिना सोचे समझे गोली मार दी थी। फिर उसका वो केमिकल अटैक जिसमें हजारों कुर्द लोग मारे गए थे, भाई वो तो बिल्कुल ही बेरहमी का काम था। सद्दाम ने ईरान इराक युद्ध में भी बहुत खून खराबा किया था। उसका बस चलता तो वो अपने पड़ोसी देशों को भी नहीं छोड़ता। मुझे तो लगता है कि वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा था। हाल ही में ईरान के अंदर जो आतंकवादी धमाका हुआ, उससे यह साफ हो जाता है कि ईरान का हाल भी अब धीरे धीरे इराक जैसा होना शुरू हो चुका है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमेनेई ने अभी हाल ही में कुछ बड़ा गंभीर बयान दिया। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ कुछ आतंकवादी दुश्मनों ने बड़ा धमाका कर दिया है। यह सब ईरान के करमन शहर में हुआ, जहां 2 धमाकों में करीब 103 लोगों की मौत हो गई और 170 से ज्यादा घायल हो गए। ये धमाके उस समय हुए जब लोग जनरल सोलेमानी की मौत की 4थी बरसी पर इकट्ठा हुए थे। उनकी हत्या अमेरिका ने की थी। देखा ना आपने, यहां पर भी निर्दोष लोग ही मारे गए। टकराव ईरान, इजराइल और अमेरिका का था, लेकिन शिकार मासूम लोग बन गए। खामेनेई का कहना है कि जो लोग सोलेमानी की कब्र पर आए थे, उनके प्रति प्यार देकर दुश्मन जल रहे थे। अभी हाल ही में ईरान ने मोसाद के लिए जासूसी करने वाले कई लोगों को फांसी पर लटका दिया था। उधर हमास के नंबर 2 साले अल अरूरी की बेरूत में ड्रोन हमले में मौत हो गई, जिसे लेबनानी अधिकारी इजराइल पर ठिकरा फोड़ रहे हैं। यह सब मध्य पूर्व में तनाव को और बढ़ा रहा है। अब यह देखना है कि इस पूरे मामले का अंत कैसे होता है। बातें तो बहुत हो रही हैं, पर असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। धन्यवाद। जय हिंद।